डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखा था। सेकेंड पार्ट में हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट्स के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है और लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, साथ ही डिराइव्ड यूनिट के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट्स क्या है? ये जो यूनिट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज़ में मान्य है। ठीक है, ये जो यूनिट्स है इनका क्या फ़ायदा है कि मान लीजिए आप इंडिया से कुछ भी सामान यहाँ से, जैसे ऑयल है या गेहूँ है या प्याज है, कुछ भी सप्लाई करते हैं तो उसका जो अमाउंट है, मान लीजिए 1 किलोग्राम शुगर का जितना वेट या अमाउंट इंडिया में है उतना ही वेट या अमाउंट अमेरिका में रहता है। मान लीजिए कि ये यूनिट्स अगर डिफरेंट रहती तो क्या होता है, यहाँ से जो हम माल पहुँचाते उसकी क्वांटिटी में वहाँ जाके चेंज आ जाता, उनका किलोग्राम अलग रहता और हमारा किलोग्राम अलग रहता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इंटरनेशनल कमिटी है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, उसने सबसे बढ़िया सॉल्यूशन निकाला और पूरे वर्ल्ड लेवल पर 7 बेसिक यूनिट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो बेसिक यूनिट्स है वो सभी कंट्रीज़ में एक समान रहेगी। जितना वेट 1 किलोग्राम का यहाँ पर रहेगा उतना ही अमेरिका में रहेगा, फ्रांस में रहेगा, रशिया में रहेगा, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर सभी जगह 1 किलोग्राम का जो वेट है वो सेम रहेगा। 1 लीटर यानी 1 लीटर कुछ भी सामान अगर हम लेते हैं, दूध है या फिर ऑयल है, तो सबका जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। मान लीजिए 1 मीटर आपको कपड़ा लेना है तो जितनी लेंथ उसकी यहाँ इंडिया में है उतनी ही लेंथ या वाइट अमेरिका में भी रहेगी। अब ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसका ये फ़ायदा हुआ कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्रीज़ में एक जैसी बेसिक यूनिट्स यूज़ की जाने लगी। देखते हैं हम कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स हैं, इनके सिंबल क्या है। 7 बेसिक यूनिट्स है। सबसे पहले वाली यूनिट है हमारी लेंथ, यानी कि जब भी हम लंबाई को नापते हैं तो वहाँ पर हम मीटर का यूज़ करेंगे और मीटर का जो सिंबल है वो क्या होता है, एम है। लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को। बुक में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से एल को 1 बना दिया, तो आप उसको एल कर लेंगे, वो 1 नहीं है, एल ही है। ठीक है, ऐसे ही मास यानी कि किसी भी चीज़ का अगर वेट है तो उसको हम एम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। किलोग्राम को अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम स्मॉल के एंड जी लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंबल है ना, इसमें आपको जिसमें कैपिटल लेटर यूज़ किया है वहाँ पर कैपिटल और जहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ किया है वहाँ पर स्मॉल ही करना है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए आपको 10 किलोग्राम लिखना है, 10 किलोग्राम लिखना है, तो आप 10 किलोग्राम में ऐसे के कैपिटल और जी स्मॉल नहीं बना सकते। ये जो तरीका है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके लिए स्मॉल के बनाना है और स्मॉल जी बनाना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किलोग्राम का सिंबल राइट करें तो स्मॉल के जी ही लिखें। ठीक है, जब भी आप मीटर लिखें तो कभी भी कैपिटल एम ना लिखें, वो किसी और चीज़ का सिंबल हो जाएगा। फिर आप हमेशा मीटर के लिए स्मॉल एम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये स्मॉल और कैपिटल लेटर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, टाइम के लिए हम टी लिखते हैं। जब भी आपको कहीं पर स्मॉल टी लिखा हुआ मिले मतलब वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। ठीक है, हॉर्स या फिर मिनट्स नहीं है, सबसे छोटी जो यूनिट है या ऐसा यूनिट है वो क्या है, टाइम की सेकेंड है। ये याद रखना है हमें। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है और इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल टी लिखते हैं। देखो यहाँ पर टेम्परेचर को भी टी से रिप्रेजेंट किया और टाइम को भी
टी से ही रिप्रेजेंट किया, पर दोनों में डिफरेंस है। स्मॉल टी लिखेंगे तो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल टी लिखा अगर तो वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। टेम्परेचर की एसआई यूनिट सेल्सियस नहीं है, क्या है, केल्विन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट क्या है, बहुत सारे सेल्सियस लिख देते हैं, सेल्सियस नहीं है, हमेशा केल्विन ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट एसआई यूनिट है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, के लिए हम एन लिखते हैं, और इसका जो नेम ऑफ यूनिट है वो क्या है, मोल है। सिंबल अगर लिखना है हमें तो क्या लिखें, MOL, मोल। MOL लिखा मतलब यहाँ पर ये कंप्लीट मोल लिखा हुआ, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है इसके लिए हम आई लिखते हैं, यहाँ पर ये आई लिखा है, और इस टाइप से यू जैसा जो बना है इसे हम क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंडेला है, क्या है, कैंडेला। अब यहाँ पर भी कैंडेला में आपको ध्यान रखना है कि कैंडेला के लिए आप जब भी सिंबल लिखे तो स्मॉल सी एंड स्मॉल डी लिखे। अगर आपने कैपिटल सी और स्मॉल डी लिख दिया तो ये फिर कैडमियम का फॉर्मूला या क्या बोलते हैं इसको, सिंबल बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं, सिंबल बन जाएगा। CD लिख दिया, कैपिटल C और D तो, और स्मॉल CD लिखा है तो मतलब यहाँ पर क्या लिखा है आपने, कैंडेला लिखा है, ठीक। आगे देखते हैं हम। अब जो ये बेसिक यूनिट्स है हमारी, इन्हीं की हेल्प से हमने कुछ डिराइव्ड यूनिट्स बनाई है। कौन कौन सी है डिराइव्ड यूनिट्स देखते हैं। लगभग यहाँ पर 15 जो मेन यूनिट्स दे रखी है, मेन डिराइव्ड यूनिट्स वो बताई गई है। फर्स्ट है यहाँ पर एरिया। एरिया के लिए हम जो सिंबल लिखते हैं वो ए लिखते हैं। इसकी जो नेम ऑफ यूनिट है वो क्या है, स्क्वायर मीटर है। इसको हम M और उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर राइट करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो नेम ऑफ यूनिट है वो क्या है, क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी के लिए P जैसा जो लिखा है इसे हम रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम रो पढ़ते हैं, ठीक है। डेंसिटी के लिए या तो रो लिखेंगे या फिर D। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें से आपको जितनी याद हो उतनी कर सकते हो। डिराइव्ड यूनिट्स में से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको सिंबल्स याद रखने हैं कि एरिया के लिए क्या लिखना है, कैपिटल A। वॉल्यूम के लिए क्या लिखना है, V लिखना है। डेंसिटी के लिए क्या लिखना रहता है, D लिखना रहता है। बाकी जो ऊपर के 7 यूनिट्स पड़ी वो अच्छे से हमें याद होनी चाहिए। वेलोसिटी के लिए हम कभी C लिख सकते हैं, कभी U भी लिखते हैं और कभी कभी V भी लिखते हैं। यूनिट अगर देखें इसकी तो मीटर पर सेकेंड है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहाँ पर जो W जैसा दिख रहा है आपको, ये W नहीं है, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइप से है ये। W आप ऐसे लिखते हो और थोड़ा सा अगर इसके मुंह को ऐसे यहाँ बढ़ा दे तो ये ओमेगा पढ़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो ओमेगा है, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a लिखते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। कंसंट्रेशन को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है इसकी मोल पर लीटर। फोर्स के लिए आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, क्या लिखते हैं, फोर्स के लिए हम F लिखते हैं, और यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन है। यूनिट का भी सिंबल दे रखा है यहाँ पर कैपिटल N। वर्क के लिए हम W लिखते हैं, इसकी जो यूनिट है वो जूल है, और जूल को कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एनर्जी और हीट, इनके लिए भी जो ऐसा यूनिट है यहाँ पर वो क्या है, जूल ही है। एनर्जी के लिए E सिंबल है और हीट के लिए H सिंबल है। पावर के लिए कैपिटल P लिखा जाता है, ऐसे ही प्रेशर के लिए भी कैपिटल P ही लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें। पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वाट, और इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, IMP है, याद रखना है। पास्कल है और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल P एंड स्मॉल a, कैपिटल P एंड स्मॉल a यानी कि पास्कल। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके लिए स्मॉल q लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट हो जाएगी आपकी कूलाम, इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन का सिंबल भी
कैपिटल सी ही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए हम वी लिखते हैं। वेलोसिटी के लिए भी हमने वी लिखा था, कैपिटल वी। यूनिट देखते हैं, इसकी यूनिट क्या है, तो वोल्ट एंड जूल पर यूनिट चार्ज। अब इसको भी हम वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल है वो भी वी है और इसकी जो यूनिट है उसका सिंबल भी वी ही है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए हम आर लिखते हैं और इसकी जो यूनिट है रेजिस्टेंस की वो ओम है। ये भी इम्पोर्टेंट है और इसको हम इस टाइप से, ये ओम का साइन है, ठीक है, इस टाइप से अगर साइन बना है मतलब ये केप जैसा बना है तो ये क्या है, ओम का साइन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए वी जैसा दिख रहा है आपको, पर वी नहीं है ये, इसे हम न्यू पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा वी को ऐसे घुमा के लिखना रहता है, ठीक। किस टाइप से लिखोगे आप इसे, वी को थोड़ा सा ऐसे कर दो तो आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए इसे इस टाइप से, और इसे हम न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यू। इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, सिंबल है हर्ट्ज का कैपिटल एच एंड जेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है वो साइंटिस्ट लेवोइजियर एंड लैंडोल्ट ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मैटर को केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने एक ईंट बनाई, ठीक है, एक ब्रिस्क यानी ईंट बनाई, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने ईंट को क्रिएट किया है, हमने उसे बनाया है, बट एक्चुअल में हम ईंट को बनाते नहीं हैं। जो ईंट है वो किससे मिलकर बनी है, मिट्टी से मिलकर बनी है। अब जो मिट्टी है उसे हमने क्या बनाया है, क्या नहीं, मिट्टी हमें नेचर ने दी है, ऑलरेडी नेचर में वो चीज़ प्रेजेंट है, केवल हमने उसको गूंथ के अच्छे से एक शेप दिया और उसे पका लिया है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, जो मिट्टी थी उसे हमने एक ईंट के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो हमने जो मिट्टी यानी कि मिट्टी जो मटेरियल है उसे हमने केवल ईंट वाले एक मटेरियल में चेंज कर दिया। हमने यहाँ पर किसी भी चीज़ को क्रिएट किया क्या, नहीं। हमने मिट्टी को डिस्ट्रॉय किया क्या, नहीं। यानी हमने क्या किया, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया है। यहाँ पर हमने फिजिकल प्रोसेस की, शेप बनाया तो फिजिकल प्रोसेस हुई, उसे हीट किया तो केमिकल प्रोसेस हुई, बट दोनों ही प्रोसेस में हमने किसी भी टाइप से मिट्टी को ना तो डिस्ट्रॉय किया और ना ही क्रिएट किया। तो यही लॉ है हमारा। आगे इसे हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की डिटेल दी है, पहले आप डायग्राम को समझे और उसके बाद में ये जो डिटेल दे रखी है उसे सेल्फ रीड कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना और डिटेल को रीड कर लेना, या फिर आपके पास जो बुक है उसमें भी यही डिटेल दे रखी है। देखते हैं डायग्राम में क्या समझा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो बीकर लिए हैं, दो क्या एक ही बीकर है, ये पहले वाली कंडीशन बता रहा है, ये बाद की कंडीशन है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले इस बीकर के अंदर बालू रेती यानी कि सैंड फिल कर देते हैं। सैंड के ऊपर एक फास्फोरस का छोटा सा टुकड़ा रखते हैं। अब ऊपर से हम यहाँ पर इसमें एक लकड़ी का ढक्कन लगा देते हैं, कॉर्क का ढक्कन। अब यहाँ पर ये जो फ्लास्क है इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, और फास्फोरस का टुकड़ा हमने रखा है। तो ये जो फास्फोरस और ऑक्सीजन है ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, बट कब करेंगे, जब हम इस फ्लास्क को नीचे से हीट करेंगे। यहाँ से हम इसे हीट करेंगे किसी लैंप के थ्रू, यहाँ से हम इसे गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर जो फास्फोरस है वो यहाँ की जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है। अब यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग में सैंड और फास्फोरस का टुकड़ा लिया था उस टाइम ये जो फ्लास्क था उसका जो वेट था वो कितना था, 100 ग्राम था, ठीक है। अब जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 में चेंज हो गया।
इस वाले बीकर में, ठीक है। यहाँ पर आपको मान लीजिए कि P2O5 कि यहाँ पर वेपर भरी हुई है इस पूरे फ्लास्क के अंदर। अब ये जो वेपर है इसके साथ हम जब इस फ्लास्क का वेट करेंगे, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसका वेट हमें पता है, स्टार्टिंग में ही हम इसका वेट कर लेते हैं जब ये सब चीज़ें इसके अंदर लेते हैं। गर्म करने के बाद जब फॉस्फोरस का ये जो पीस है वो पूरा वेपर में चेंज हो जाता है और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है, इसके बाद अगर इसका हम वेट करते हैं तब भी हमें जो वेट है वो 100 ग्राम ही मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो वेट है वो चेंज नहीं होता है। ये दोनों जो फ्लास्क है उनका जो वेट है वो इक्वल रहता है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि चाहे किसी भी वस्तु का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए, चाहे उसमें किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो जाए, पर उसका जो मास है वो हमेशा फिक्स रहता है। जो रिएक्शन के पहले रहता है वही मास उसका रिएक्शन के बाद में भी रहता है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये भी बहुत ही इजी लॉ है। इस लॉ के जो साइंटिस्ट है वो कौन है, लुइस प्राउस्ट है। 1799 में इस लॉ के बारे में इन्होंने बताया था। आप जब इसको फेयर कॉपी में राइट करोगे तो कहाँ से करोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालना है इसमें, यहाँ से ये इतनी, ठीक है, ये हेडिंग डालना है और उसके बाद यहाँ से अकॉर्डिंग से इसको राइट करना स्टार्ट करोगे। साइंटिस्ट का नाम भी छोड़ दोगे चल जाएगा इसमें, और इसे यहाँ तक आपको राइट करना है। 1:8 दे रखा ना यहाँ तक, ठीक है, इतना राइट करना है, बाकी का आप छोड़ सकते हो इसमें। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए, एक ये है और दूसरा वाला एग्जाम्पल ये है, बट आपको एक ही एग्जाम्पल जो फेयर कॉपी है आपकी उसमें एक राइट करना है, सफिशिएंट है, और डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। अब देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर फिक्स प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। तीनों नामों से जाना जाता है इसे, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स्ड या फिर डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स और प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेट। क्या कहा इसने कि मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड है, चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया हो, यानी कि कहीं से भी लिया हो आपने, या उसे किसी भी मेथड के थ्रू क्रिएट किया हो, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा वेट के अकॉर्डिंग, अगर आप देखो वेट के अनुसार, तो वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो वेट के अकॉर्डिंग उसका हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। आगे से हम एग्जाम्पल से देखते हैं क्या कहा इसने। एग्जाम्पल में इसने बताया है वाटर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। मान लीजिए आप वाटर अलग अलग सोर्सेज से लेकर आए हैं, आपने थोड़ा सा वाटर एक छोटी सी बॉटल के अंदर आपने रिवर का लिया, एक बॉटल में आपने वेल यानी कुएं का पानी लिया, एक में आपने सी समुद्र का पानी, एक में आपने वर्षा का रेनफॉल वाला वाटर ले लिया। एक बॉटल के अंदर आप रिएक्शन करवा के नया जो वाटर है वो क्रिएट कर लेते हो लेबोरेटरी में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन से लेबोरेटरी में क्रिएट किया आपने H2O। इसके अलावा बाय एनी अदर केमिकल मेथड से आप H2O क्रिएट कर लेते हो, किसी भी टाइप की मेथड से, किसी भी टाइप की मेथड से चाहे आपने H2O को क्रिएट किया हो, बट उसका जो रेशियो है उसके अंदर जो ये हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है उसका वेट के अनुसार, ये जो हाइड्रोजन है इसका जो वेट है वो हमेशा यानी एटॉमिक नंबर हमेशा इसका 1 रहेगा, और जो ऑक्सीजन है उसका हमेशा 8 रहेगा, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे आपने किसी भी सोर्स से वाटर क्यों ना लिया हो, ठीक है। तो यही था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रोपोर्शन है यानी कि जो रेशियो है
वो चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। चाहे आप पानी नदी का ले लो, कुएं का लो, समुद्र का लो, या फिर वर्षा का पानी लो, या फिर आप लेबोरेटरी में एक नया पानी क्रिएट कर लो, वाटर क्रिएट कर लो, तब भी आपका जो रेशियो रहेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो हमेशा 1:8 का ही रेशियो हर एक वाटर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल यहाँ पर बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग टाइप से यहाँ पर क्रिएट किया है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 फॉर्मूला होता है इसका, दोनों ही कैपिटल है इसमें। CO2 का जो फॉर्मूला है, इसमें जो कार्बन है उसका अगर एटॉमिक मास आप देखो तो 12 ही रहेगा। जो ऑक्सीजन है उसका अगर मास देखो आप तो 32 ही रहेगा, चाहे वो कहीं से भी ली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों ना हो। ठीक है। जो रेशियो है वो 12:32 का ही रेशियो रहेगा। यहाँ पर देखिए, बर्न करके आपने CO2 यहाँ पर बनाई है, रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा के CO2 बनाई है, या किसी चीज़ को हीट करके, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके भी CO2 बनाते हैं। तो सभी जितने भी CO2 बनाए, सब में जो रेशियो है वो 12:32 का ही रहेगा। जो वाटर है उसमें जो रेशियो है वो 1:8 का ही रहेगा, यानी कि जो रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यही था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक बार अगेन देख लेते हैं हम स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा। हमने यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ा, SI यूनिट पढ़ी। SI यूनिट को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया था इसे। किसने, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने। ठीक है। कितनी SI यूनिट्स होती है टोटल, हमारी 7 SI यूनिट्स होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, SI यूनिट के थ्रू जो हम नई यूनिट्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। आगे देखते हैं। इसके अलावा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग जो भी हम किसी भी सोर्स से वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ और वस्तु या कोई सी भी गैस या कुछ भी मटेरियल लेते हैं अगर, तो उसका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। अलग अलग वस्तुओं का यहाँ पर अलग अलग रेशियो रहेगा। जैसे वाटर का H2O का यहाँ पर 1:8 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1:8 ही नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, 12:32 का रेशियो है। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका रेशियो अलग अलग हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जितना आपको वीडियो में यहाँ पर आपको दिख रहा है उतना ही आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। आप इजीली इसे राइट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।